आज बेटा हम लोग प्रिज्म के जो पदार्थ है जिससे भी प्रिज्म बना होगा, अगर ग्लास से बना है तो ग्लास का, अगर वो और किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना है तो उसका, उस पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र को हम डिराइव करेंगे। तो इसमें मैंने एक प्रिज्म बनाया हुआ है। लास्ट क्लास में भी इसमें अपवर्तन के बारे में सारी चीजें आपको बताई गई थी कि इसमें जो प्रकाश किरण है वो पीक्यू डायरेक्शन से हमने भेजा है और अपवर्तन, यहां पर अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद ये प्रकाश किरण ऐसे निकल गई और यहां पर फिर से इसको एक इंटरफेस मिला। यहां पर फिर प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ और प्रकाश किरण इधर चली गई। तो प्रकाश किरण का जो मार्ग है वो है P से Q, फिर Q से R, R से S। ये आपतन कोण है प्रकाश किरण का, ये निर्गत कोण है, ये अपवर्तन कोण है और इस सरफेस के लिए ये आपतन कोण है। ये जो मैंने बनाए अभिलंब बनाए हुए हैं, थोड़ा पीछे तक बढ़ा दिए। एक अभिलंब हमने ये बनाया, एक अभिलंब ये n है और दूसरा अभिलंब n डैश। आपतन कोण हमने I मान लिया और निर्गत कोण I डैश मान लिया। अपवर्तन कोण R, और अगर प्रकाश किरण को हम ऐसा उल्टी दिशा में भेजते तो उस वक्त अपवर्तन कोण कितना होता, R डैश। ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को आकर के पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रकाश किरण जब प्रिज्म पर पड़ी है जाकर के तो ये उसका प्रारंभिक रास्ता है, ऐसे जा रही है। अगर प्रिज्म रास्ते पर ना आता तो ये लाइट रे ऐसे चली जाती, इस रास्ते पर सीधी निकल जाती। लेकिन क्योंकि प्रिज्म आ गया तो प्रकाश किरण गई तो इस दिशा में, लेकिन प्रिज्म से जब निकली है तो ऐसे निकली है। इसको बोलेंगे प्रकाश की आपतित किरण और इसको बोलेंगे प्रिज्म से निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच एक कोण यहां पर बनता है, आप देखें। ये प्रकाश की आपतित किरण है और ये है प्रिज्म से निर्गत किरण। इन दोनों के बीच एक एंगल यहां पर बनता है जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और आपको याद होगा इसे विचलन कोण कहा गया था, विचलन कोण। तो ये कोई नया फिगर नहीं है, लास्ट क्लास में जिस फिगर को हम लोग स्टडी कर रहे थे वही वाला फिगर यहां पर बना हुआ है। अब इससे आगे चलते हैं। यहां पर आप देखें बेटा, एक एंगल ये यहां पर बन रहा है, ठीक है। थोड़ा एंगल्स को आपको गौर से देखना है और उसके बाद बहुत इजी डेरिवेशन है ये। कैसे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये वाला एंगल कितना, आपतन कोण I। तो यहां पर भी तो ये अभिलंब है और ये वही आपतित किरण है, तो यहां पर भी तो पूरा ये एंगल कितना आना चाहिए, I होना चाहिए। किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप फिर से एक बार देख लें, ये अभिलंब है, ऐसा यहां तक चला गया। ये आपतित किरण है, ये ऐसे चली जा रही है ऐसे। अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल यहां पर कितना, I। बेटा वही लाइन आगे बढ़ा के यहां तक गई और ये वाली लाइन आगे बढ़ा के यहां तक गई। तो अगर इन्हीं दो लाइंस के बीच यहां पर एंगल I है तो इन्हीं दो लाइंस के बीच यहां पर भी पूरा एंगल कितना होना चाहिए, I, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। अब अगर ये पूरा एंगल I है तो इतना एंगल कितना होगा, हाँ, उसमें से ये R माइनस कर देना है, तो ये एंगल आएगा I माइनस R। ये सबको समझ आ गया। अच्छा, इसी तरह से आप देखें, ये अभिलंब है, अभिलंब आपको दिख रहा है, और ये निर्गत किरण का पीछे का हिस्सा जो हमने बढ़ाया है। यहां पर आप गौर कीजिए, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण कितना माना है हमने, I डैश। तो बेटा इसी अभिलंब को यहां तक ले आइए, निर्गत किरण को यहां तक बढ़ा दीजिए, तो ये अभिलंब और निर्गत किरण के बीच यहां पर ये कोण कितना होगा, ये भी I डैश होगा। किस वजह से I डैश होगा,
शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। तो अब देखिए ये पूरा आई डैश, उसमें से इतना पोर्शन आर डैश, तो क्या आप बता सकते हैं ये कितना रहेगा? आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश। तो ये वाला एंगल कितना? आई माइनस आर, और ये वाला एंगल कितना? आई डैश माइनस आर डैश। इस पॉइंट का नाम हमने एम रखा, इस पॉइंट का भी कुछ नाम रख देते हैं, ओ नाम रख देते हैं इस पॉइंट का। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गौर से देखिएगा, मैं एक चतुर्भुज आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखें, मैं उसका फिगर अलग से बना के आपको दिखा देता हूं। एक चतुर्भुज आप देखें, ये एंगल ए है, ये लाइन एन है, ये एन डैश है, और यहां पर हमने एम बनाया हुआ है, और ये एंगल एम मान लेंगे, क्योंकि एम पॉइंट है तो एम एंगल हमने इसको मान लिया। क्या ये वाला चतुर्भुज यहां कहीं दिखा आपको? यहां पर कौन सा पॉइंट है? क्यू, और यहां पर पॉइंट है आर। देखो ये वाला, ये एंगल ए, ये लाइन ऐसे आई क्यू तक, फिर क्यू से ये अभिलंब ऐसे बना एम, ऐसे ही ए से ऐसे लाइन आई आर तक, और ये एंगल बना आपका ये एक लाइन आई अभिलंब आया, दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काटा। आपको याद होगा ये प्रिज्म का सरफेस है, ये भी प्रिज्म की सरफेस है, और ये क्या चीज है? प्रिज्म की सरफेस पर अभिलंब। अगर प्रिज्म की सरफेस पर अभिलंब है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी तो प्रिज्म की सरफेस है ये वाली, और ये प्रिज्म की सरफेस पर अभिलंब है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये एक चतुर्भुज है, इसका नाम ही हम ए रख देते हैं। ये एक चतुर्भुज है ए क्यू एम आर। इस चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना आता है? 360 डिग्री। तो हम चतुर्भुज ए क्यू एम आर में कैलकुलेशन करते हैं। चतुर्भुज ए क्यू एम आर में देखिए बेटा, ए क्यू एम आर, ए क्यू एम आर, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना बनाएंगे? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एम प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो भैया, ये वाला कोण, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने चारों अंतःकोण ले लिए, ए प्लस 90 प्लस ये एम प्लस 90, और चारों का जोड़ किसके बराबर कर दिया? 360 के बराबर। अब आप देख सकते हैं 90 और 90 जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 180। ये 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? एंगल ए प्लस एंगल एम। यहां बचेगा एंगल ए प्लस एंगल एम, और 360 में ये 180 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगा 180 डिग्री। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब एक चीज और देखिए, और ये देखना है, ये त्रिभुज, मैं एक त्रिभुज लिख रहा हूं क्यू आर एम में। आप देखिए कि फिगर में ये त्रिभुज कहां पर है? त्रिभुज क्यू आर एम में दिखा सभी बच्चों को? कहां पर है क्यू, इसके बाद ये लाइन आई आर, और इसके बाद ये एम। ये जो नीचे की तरफ त्रिभुज ऐसा बना हुआ है क्यू आर एम, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दिया कुछ आपको? ये वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, नीचे वाले त्रिभुज की। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ कितना आता है? 180 डिग्री। तो इसके तीन अंतःकोण कौन कौन से हैं बताएंगे? आर है, एक आर डैश है, और तीसरा एम है। तो इन तीनों का योग कितना होना चाहिए?
180 डिग्री होना चाहिए, तो एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये समझ आया? ये वाली लाइन नहीं समझ आई आपको? आया? अब थोड़ा गौर से देखें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड्स भी हम आपस में इक्वल कर सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब दोनों के राइट साइड से इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से ये वैल्यू आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल एम is equal to, this is the left hand side of equation number 2 and the left hand side of equation number 1 is angle A plus angle M। एंगल M से हम चाहें तो एंगल M कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये बार बार हमको एंगल मत लिखना पड़े, इसलिए एंगल का साइन भी आप छोड़ दीजिए। समझ रही हैं कि R और R डैश और A किसकी बात कर रहे हैं, ये सब हम लोग समझते हैं। तो अब एंगल का साइन भी यहां से छोड़ देते हैं, सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, R प्लस R डैश इज इक्वल टू A। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऐसा हमने बना लिया इसको। अच्छा, यहां तक बात हो गई, एक इक्वेशन हमारी 3 ये निकल करके आ गई। अब जरा एक दूसरी इक्वेशन के बारे में देखिए। दूसरा एक ट्रायंगल में आपको शो करना चाहता हूं, त्रिभुज OQR। तो त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR कहीं दिखा आप बच्चों को? इससे पहले हमने कौन से त्रिभुज में बात की थी, QRM। आप चाहें तो मैं इस QRM को भी आपको ऐसा बना के दिखा देता हूं। यहां पर M है, यहां पर Q, यहां पर R। ये वाला एंगल कितना था, R, ये वाला R डैश और ये वाला एंगल M। तो QRM जो ट्रायंगल था उसके तीनों अंतःकोणों को योग 180 हमने यहाँ किया था। अब हम किस ट्रायंगल का जिक्र कर रहे हैं, OQR। देखिए OQR कहाँ है, OQR ये कैसा ट्रायंगल है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। यहां पर बना है Q और ये ऐसा ट्रायंगल है, ये O पॉइंट है, ये Q है और ये R पॉइंट है। OQR आपको इस फिगर में बेटे ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज। अगर आपको ये दिख रहा है तो प्लीज बताएं मुझे कि ये एंगल इस त्रिभुज का कितना है। OQR ये वाला एंगल कोण कितना है इस त्रिभुज का? हम इस एंगल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये कितना है, I माइनस R, I माइनस R। और ये वाला एक एंगल है इसी का, I डैश माइनस R डैश। और एक ये भी तो एंगल बेटा उसी त्रिभुज में बना है, साथ में देखो ऐसा डेल्टा दिखाई दिया आपको ट्रायंगल ये वाला। अब थोड़ा सा आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, याद करें। ये एक पूरा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का बाह्य कोण बना हुआ है। क्या आपको याद है किसी त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में कोई प्रमेय, कोई रूल आपने पढ़ा हुआ है क्या? वेरी गुड। क्या होता है त्रिभुज में बाह्य कोण? किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आई बात? फिर से, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, तो यहां बाह्य कोण कौन है, डेल्टा। अंतः सम्मुख यानी कि अगर बाह्य कोण ये वाला है तो ये एंगल हमको नहीं लेना है, फिर उसके जस्ट बगल में जो होगा त्रिभुज के भीतर उसको नहीं लेना, उसको छोड़ करके बाकी कितने एंगल बचेंगे, 2। उन दोनों का जोड़ लोगे तो आपको डेल्टा के बराबर आना चाहिए, आ जाता है। तो ये एक त्रिभुज की थ्योरम है कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। लेकिन अंतः कोणों में से कौन सा कोण लेना है, कौन सा नहीं लेना है? तो आंसर है जो बाह्य कोण होगा उसके बगल में त्रिभुज के अंदर जो कोण बना होगा उसको नहीं लेना, छोड़ देना है।
इसके बाकी जो कोण बनेंगे, दो और बनेंगे, उनका जोड़ आपको लेना है। तो त्रिभुज ओ क्यू आर में डेल्टा की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, उन दोनों के जोड़ के बराबर आ गया। अब आई को एक साथ कर लो, आर को एक साथ कर लो। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। इन दोनों से हमने माइनस कॉमन कर लिया। अगर आप माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या मिलेगा? आर प्लस आर डैश। ठीक है, अब एक बात और देखें, आर प्लस आर डैश ऑलरेडी कैलकुलेट करके आप ए के इक्वल ला चुके हो। तो जहां भी आर प्लस आर डैश लिखा है, हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो हम इसकी जगह पर ए लिख सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा, डेल्टा क्या है याद है आपको? विचलन कोण। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। आर प्लस आर डैश की जगह पर क्या नोट कर दिया? ए लिख दिया हमने। आप चाहें तो इसको इधर भेज दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे काम की दो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक है इक्वेशन नंबर 3 और एक है इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर हम कुछ शर्त लागू करेंगे। आपने याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था कि अगर प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, अल्पतम विचलन की स्थिति में है, इसका मतलब है उस समय प्रिज्म से बनने वाला विचलन कोण सबसे कम है। आपने देखा जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते जाते थे, विचलन कोण का मान पहले क्या हुआ? पहले घटा, और इसके बाद क्या होने लगा था? इसके बाद बढ़ना शुरू हो गया था। याद आया? अभी हम उसको फिगर में आपको बना के दिखाएंगे, पहले इसको डिराइव कर लेते हैं। तो उसमें से जो सबसे कम जो सबसे कम वाला विचलन कोण था, वो टेबल में से हम नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन हमको उसका ग्राफ बनाया, उससे हमको मिला वो एंगल। ठीक है, तो और ये भी हमने बात बताई कि अगर आपने अपनी प्रिज्म को उस स्थिति के लिए सेट कर दिया है जब विचलन कोण का मान सबसे कम मिलता है, उस समय कुछ शर्तें हमने आपको बताई। उस समय क्या होता है बताएं? उस समय आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। आई की वैल्यू आई डैश के बराबर होती है, आर की वैल्यू आर डैश के बराबर होती है, और उस समय जो विचलन कोण बनता है वो सबसे कम वाला बनता है। और उस विचलन कोण को हमने प्रदर्शित करने का एक सिंबल बनाया, डेल्टा एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, एम स्टैंड्स फॉर मिनिमम एंड डेल्टा स्टैंड्स फॉर डेविएशन। ओके, तो हम वो वाली स्थिति लेते हैं, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन, आप न्यूनतम विचलन भी लिख सकते हैं, अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, तब क्या होगा बेटा? आई की वैल्यू आई डैश के इक्वल होगी। ठीक है, तथा आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? आर डैश के इक्वल होगी। आर विल बी इक्वल टू आर डैश। और उस समय जो विचलन कोण होगा, क्योंकि वो विचलन कोण सबसे छोटा वाला होगा, सबसे कम वाला होगा, इसलिए उस समय उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? उस समय उसकी जगह पर हम डेल्टा एम लिखेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। नहीं समझ में आई बात आपको? कि अगर प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में है, तो आई आई डैश की इक्वल होगा, आर आर डैश की इक्वल होगा, और उस समय क्योंकि विचलन कोण सबसे छोटा बनेगा, और सबसे छोटे विचलन कोण को हमने क्या सिंबल दिया था? डेल्टा एम, तो डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिख सकते हैं। अब ये कंडीशंस हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों पे अप्लाई करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 3 से
समीकरण 3 में आप क्या देख रहे हैं, आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। तो हम आर की जगह आर लिखा रहने दो, पर आप आर डैश की जगह पर भी क्या ले सकते हो, आर ले सकते हो। आप चाहें तो पहले एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आर की जगह आर लिखेंगे, आर डैश की जगह पर क्या लिखा जाएगा, आर इज इक्वल टू ए, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2r इज इक्वल टू ए, देन r इज इक्वल टू a बाई 2। ठीक है, ये r की वैल्यू निकल करके आ गई। अब हमने a की वैल्यू भी पता लगानी है, सॉरी i की वैल्यू, उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प लेते हैं। समीकरण 4 से, समीकरण 4 पहले एक बार हम नोट कर देते हैं, i प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। आई की जगह पर आप आई लिखा रहने दीजिए, आई डैश की जगह पर आप क्या ले सकते हो, आई डैश की जगह पर भी तो हम आई ले सकते हैं, तो हमने इसको आई लिख दिया, इज इक्वल टू डेल्टा की जगह पर डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण प्लस ए। अब आई और आई मिलकर कितने हो गए, 2i इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, then I will be equal to डेल्टा m प्लस a अपॉन 2। ये I की वैल्यू आ गई। आप देखें बेटा, हमने इस प्रिज्म में जो प्रकाश किरण डाली थी, उस प्रकाश किरण का आपतन कोण I भी निकाल लिया है। हमने इसमें जो प्रकाश किरण डाली और अपवर्तन हुआ इसमें, उसका अपवर्तन कोण R भी हमने ज्ञात कर लिया है। आपतन कोण भी मालूम है, अपवर्तन कोण भी मालूम है। हम चाहें तो पॉइंट Q पर स्नेल का लॉ लगाकर हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु Q पर स्नेल के नियम से, बिंदु Q पर स्नेल के नियम से, आप सबसे पहले ये मुझे बताओ, पॉइंट P पर जो लाइट रे जा रही है वो किस माध्यम से जा रही है, एयर से। इधर से गई है कि नहीं गई है, तो एयर से जा रही है। कहां जा रही है, कांच में जा रही है, ग्लास में। मोड़ने का काम कौन करेगा, ग्लास करेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका होगा, ग्लास का। कांच का अपवर्तनांक होगा किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, यहां की कंडीशन के लिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर। याद है ना स्नेल का लॉ आपको, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यही तो म्यू जी ए के बराबर आएगा। और म्यू जी ए क्या चीज है बताएं, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, या हम यूं कह सकते हैं कांच से क्या बना हुआ है, प्रिज्म, तो हम बोल सकते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। आप चाहें तो इसको एक लाइन में ऐसा लिख दीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। और इस कंडीशन के लिए हम इसको म्यू जी ए लिख रहे हैं। फॉर्मूला इसमें लगाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर, देन म्यू जी ए विल बी इक्वल टू साइन आई, आई की जगह पर आपको क्या लिखना है, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन आर की जगह पर आपको क्या लिखना है, ए बाई 2, ए बाई 2। इस तरीके से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सॉल्व करके हमने निकाल लिया। देखिए क्या वैल्यू आई प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 या ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। आपको ये भी चीजें याद रखनी कि अगर प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होगा तो उस समय आर की वैल्यू ए बाई 2 होती है, आई की वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 आती है, और अपवर्तनांक की वैल्यू ये आती है। तो हो सकता है क्लास 10th में आपने इस फार्मूले को सिर्फ पढ़ा होगा, वहां पर इसका डेरिवेशन नहीं रहता है, लेकिन क्लास 12th में आपको इसका डेरिवेशन करना है। समझ में आया।
और हमको ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम प्रिज्म के पदार्थ का क्या निकालना चाहते थे? अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जो प्रिज्म आपने देखा था लास्ट क्लास में, वो अगर कांच का बना है तो यहां से कांच का अपवर्तनांक निकल के आ जाएगा। प्रिज्म जिसका भी बना होगा उसका अपवर्तनांक निकल के आएगा। आपको कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी केवल, एक तो डेल्टा एम और दूसरा ए। ठीक है, हमको ये दोनों एंगल ही नापने आते हैं। समझ में आ रही बात? हमको इसमें अगर कोई एंगल नापना नहीं आता है तो वो है आर। आर नापना नहीं आता, क्यों? क्योंकि आर प्रिज्म के अंदर पड़ता है। अब अगर ये आर प्रिज्म के अंदर होगा तो प्रिज्म के अंदर कैसे जा पाएंगे हम लोग? तो हम आर नहीं नाप पाएंगे, लेकिन हम ए नाप सकते हैं, जिसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कोण। हम ये भी मेजर कर सकते हैं और हम डेल्टा भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप एक काम करिए, आप इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं कि हम ए और डेल्टा कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में अभी आपने डेल्टा एम को फाइंड करने का तरीका देखा था, कैसे करते हैं उसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। आपको मैंने बताया कि एक प्लेन पेपर पे 5-6 रीडिंग आप बना लीजिए अलग अलग आपतन कोण के लिए, और हर आपतन कोण के लिए जो भी विचलन कोण आपको मिलेंगे उनके एक ग्राफ बना लो आई और डेल्टा के बीच में। वो जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ की मदद से आप डेल्टा एम की वैल्यू पता लगा सकते हैं। आप बहुत याद रखें, मैं ये कल से आपको बता रहा हूं कि डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण, या जिसे आप अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ये आपको टेबल से नहीं मिलेगा। याद आया कुछ आपको कि ये आपको टेबल से नहीं मिलेगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आई और डेल्टा के बीच एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, और वो ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्मूथ कर्व होना चाहिए। और आप जानते हैं जब आप इसका प्रैक्टिकल करते हैं, आई डेल्टा कर्व बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने ग्राफ को कितना स्मूथ बनाया है। आपने कहीं पॉइंट टू पॉइंट मिलाने की कोशिश तो नहीं की है। आप जितना कर्व बढ़िया फ्री हैंड स्मूथ कर्व बनाते हैं उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल भी हमने बनाया, हमने ग्राफ भी बनाया, पर टेबल ने हमको वो नहीं दिया जो हम ग्राफ से ले लेते हैं। टेबल से हमको डेल्टा एम पता नहीं लगेगा, पर ग्राफ से वो बचेगा नहीं, ग्राफ से आपको मिल ही जाएगा। तो डेल्टा एम हमको कहां से मिलेगा? उसके लिए हम आई डेल्टा कर्व बनाएंगे, स्मूथ कर्व बनाएंगे, और उसमें सबसे डेल्टा की सबसे छोटी वाली वैल्यू डेल्टा एम ले लेंगे। तो डेल्टा एम कहां से निकाल के लाएंगे बताइए? ग्राफ से। टेबल वगैरह से आपको नहीं मिलेगा। ए कहां से लाएंगे? प्रिज्म का ये कोण है, प्रिज्म का ये वाला एंगल ऊपर, प्रिज्म आप देख रहे हैं, प्रिज्म का ये वाला एंगल जो ऊपर वाला होगा, इसको कैसे नापेंगे? मालूम है आपको? देखिए, हाँ बताओ, नहीं मालूम? देखो, प्रिज्म के एंगल को नापने का हमारे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है। स्टूडेंट्स जो स्कूलों में स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे आप लोग, तो वो क्या करते हैं कि एक सादा पेपर रखते हैं, प्लेन पेपर, और प्लेन पेपर रखकर, ये हम बोर्ड पे रख के आपको दिखा रहे हैं, अदरवाइज आप अपनी टेबल पर रखिए, और टेबल पर रखने के बाद इस पे प्रिज्म लगाइए जो एंगल आपको मेजर करना है। प्लेन पेपर रखा, प्रिज्म लगाया हमने, और इसको जोर से दबा दिया इस पर। जब आप जोर से दबा देंगे तो आप देखेंगे आप प्रिज्म के निशान पड़ जाते हैं। समझ आ रही कुछ बात मेरी? जब आप इसको टेबल पर, या वो जो वुडन बोर्ड आपको मिला था जिसमें पिन हम लोग लगा रहे थे कागज पर, तो वो वुडन बोर्ड या किसी कॉपी पे आप इस पेज को रखिए, प्लेन पेज को, और इसके बाद प्रिज्म को रखकर इसको जोर से ऐसा दबा दो। जब आप जोर से ऐसा दबा दोगे तो देखो इसमें प्रिज्म के निशान आ गए, ये आ गए प्रिज्म के निशान। इन प्रिज्म के निशानों में पेंसिल से लाइन बना लो,
और लाइन बनाने के बाद आप प्रोट्रैक्टर से इस एंगल को मेजर कर लो, चांदे से नाप लो। एक तो ये तरीका है, समझ में आया मेथड आपको? एक तो ये मेथड है प्रिज्म का एंगल मेजर करने का। दूसरा मेथड है जो कि कॉलेजों में या इंजीनियरिंग वगैरह में लोग यूज करते हैं और भी बहुत अच्छे तरह से। उससे कैसे मेजर करते हैं? तो वो जिस भी प्रिज्म का एंगल मेजर करना होता है उस प्रिज्म को ऐसा रखा जाता है और उसमें इधर से लाइट डाली जाती है। इधर सामने से जब आप लाइट डालेंगे तो वो लाइट ऐसे आती है, इस तरह से, ऐसे यहां से लाइट आती है। जब लाइट आती है प्रिज्म पर पड़ती है, प्रिज्म के अंदर कुछ लाइट तो अंदर चली जाती है अपवर्तन होके, लेकिन कुछ लाइट इसमें से परावर्तित होके ऐसा वापस लौट जाती है। पूरी नहीं लौटती, मैंने बताया कुछ का अपवर्तन होगा। आपने याद होगा कि किसी भी सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो उसके 3 एक्शन होते हैं, परावर्तन, उसके बाद अंदर उसका ट्रांसमिशन और तीसरा एब्जॉर्प्शन। तो सब कुछ होगा इसमें, एक ये भी होगा, परावर्तन भी होगा। ऐसे तो पूरी लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ लाइट अंदर चली जाएगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से ऐसे वापस लौट जाएगी। अब जब ये लाइट ऐसे वापस लौट जाएगी तो हम यहां माइक्रोस्कोप रख के देखेंगे। यहां से माइक्रोस्कोप से देखेंगे, आपको ये लाइट आती हुई दिखेगी। जो ऑब्जेक्ट यहां पर था उसकी इमेज आपको यहां से दिखेगी। जो ऑब्जेक्ट यहां पर है उसकी इमेज आपको यहां से दिखेगी। माइक्रोस्कोप यहां रख के देखिए। अब जब ये दोनों लाइट रेज हम पा लेंगे, इसके बाद इनको हम ऐसा पीछे बढ़ाएंगे। जब इनको आप पीछे बढ़ाओगे तो आप देखोगे इनके बीच कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। ये एंगल को हम कितना मानते थे? ए। यहां जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा 2A। और ये बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल का जस्ट डबल बनेगा। बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री लगेगी, क्लास 10th की ज्योमेट्री लगेगी, हम उससे प्रूव करके आपको दिखा सकते हैं कि ये वाला जो एंगल बनेगा आकर, ये इस एंगल का कितना बनेगा? डबल। तो हम जब ये रेज हमको मिल जाएंगी, इनको पीछे बढ़ाएंगे और ये एंगल पता लगा लेंगे। जितना भी ये एंगल आएगा उसका जस्ट हाफ ये वाला एंगल होगा प्रिज्म का एंगल। समझ में आया? तो इस तरह से ये एक दूसरा तरीका है जिसमें कठिनाई होती है। ये वाला मेथड, प्रिज्म के एंगल को मेजर करने का ये मेथड डिफिकल्ट है। और ये वाला मेथड इसीलिए अगर आप आगे की हायर क्लासेस की स्टडी करते हैं, बीएससी वगैरह या इंजीनियरिंग वगैरह में आप जाते हैं, उस वक्त आपको ये मेथड आप यूज करते हैं। सो द मेथड इज डिफिकल्ट बट द रीडिंग इज वेरी प्रिसाइज। इससे जो रीडिंग आपको मिलेगी वो बहुत प्रिसाइज रीडिंग मिलेगी, बहुत एक्यूरेसी उसमें बहुत होगी। और वो प्रिज्म को दबाने वाले में उतना एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लेवल तक, स्कूल तक आप लोग ऐसा यूज कर लेते हैं। बच्चे प्रिज्म को दबा देते हैं पेपर पे रख के, उस पर निशान आ जाता है, उस निशान पे लाइन खींच के वो एंगल वो नाप लेते हैं। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस की स्टडी करेंगे देन यू विल हैव टू यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से आप क्या निकाल लोगे? ए। तो आपको क्या क्या मेजर करना आ गया? देखो, आपको डेल्टा एम भी मेजर करना आ गया, आपको ए भी मेजर करना आ गया। अब डेल्टा एम और ए दोनों अगर मेजर कर लोगे तो वैल्यू यहां लिखोगे और यहां से अपवर्तनांक की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आई बात आपको? ठीक। क्या बता सकते हैं कि यहां से इस फॉर्मूले से जो भी अपवर्तनांक निकलेगा वो किसका अपवर्तनांक होगा? प्रिज्म के पदार्थ का। अपवर्तनांक हमेशा मटेरियल का होता है, किसी वस्तु का नहीं होता। आप ये नहीं कहेंगे कि अपवर्तनांक प्रिज्म का आएगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आ जाएगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आ जाएगा। अगर ये कांच से बना है तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अगर किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना हुआ है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और उस वक्त ये वाला प्रैक्टिकल आप करोगे तो प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर हमारे पास है, अगर हमें अपवर्तनांक किसी ऐसे पदार्थ का चाहिए
जिसका प्रिज्म नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? कांच का अपवर्तनांक चाहिए तो आप कांच का प्रिज्म बनाते हो, प्रैक्टिकल करते हो, डेल्टा एम और ए सब निकालते हो, अपवर्तनांक निकाल लेते हो। प्लास्टिक का चाहिए तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का प्रिज्म बनाते हो, फिर से ये एक्सपेरिमेंट करते हो, डेल्टा एम और ए फाइंड करते हो और म्यू निकाल लेते हो। लेकिन अगर हमको किसी ऐसे पदार्थ का अपवर्तनांक चाहिए जिसका प्रिज्म बन ही नहीं सकता, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा पदार्थ होगा जिसका प्रिज्म नहीं बनेगा? तो ऐसा होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन लिक्विड है, उसका प्रिज्म कैसे बनाओगे आप? नहीं बना सकते। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, उसका प्रिज्म कैसे बनाओगे? लेकिन हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, फिर क्या करेंगे? उसके लिए हमारी लैब में एक और प्रकार का प्रिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं हॉलो प्रिज्म। वो कैसा प्रिज्म रहता है? हॉलो प्रिज्म रहता है, जिसे आप खोखला प्रिज्म भी बोल सकते हो। खोखला प्रिज्म ये कैसे बना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप देखें। इसमें क्या होता है, ऐसे ये ग्लास की, इसमें ना हम इसको ऐसा बनाते हैं कि ग्लास की इसमें प्लेट्स लेते हैं, 3 प्लेट लेते हैं आयताकार और 2 त्रिभुजाकार, उसी साइज में काट लेते हैं। तो कांच की 5 प्लेट्स की जरूरत मुझे पड़ती है। इसमें से जो 2 प्लेट्स होंगी वो कैसी होंगी? त्रिभुज के आकार की, और 3 प्लेट्स कैसी होंगी? आयत के आकार की। बस उनको जोड़ जोड़कर आयत इधर लगाया, इधर आयत लगाया, आगे और पीछे त्रिभुज की प्लेट लगा दी, बस उसको जोड़ के हमने एक प्रिज्म बना दिया। और अंदर में हमने उसको कैसा रखा? खोखला रखा। तो वो एक प्रिज्म आपका बनता है, जैसे ये एक ग्लास की प्लेट इधर लगी हुई है, ऐसे एक ग्लास की प्लेट लगी, फिर एक ग्लास की प्लेट ऐसे लगाई गई, फिर एक ग्लास की प्लेट जो हमने लगाई वो ऐसे लगाई, इस तरह से। तो इस तरह का वो प्रिज्म बना होता है। इसके ऊपर साइड में एक जगह पर छोटी सी ओपनिंग बना देते हैं ताकि इसके भीतर यहां से कुछ भी हम भर सकें। तो ये कौन सा प्रिज्म हो गया? खोखला प्रिज्म। ये समझ आ गया ना आपको कि कितनी प्लेट्स की जरूरत पड़ी कांच की? हमको 5। उसमें से 3 प्लेट्स कैसी हमने ली हैं? आयताकार। उनको आसपास ऐसा झोपड़ी जैसा बनाया, और अगल बगल आगे और पीछे त्रिभुज के आकार की प्लेट्स हमने लगा के उनको चिपका दिया। बस इतना ही करना रहता है। इसके अंदर सब पूरा कैसा है? एयर भरी हुई है, खोखला है इसके भीतर। और यहाँ एक किनारे से यहाँ पर हमने एक ओपनिंग बना दी है, ये ओपनिंग बना दी, एक खुला हुआ हिस्सा थोड़ा सा ढक्कन वगैरह लगा करके उसको बना दिया। तो ये क्या चीज का बना हुआ है बताएं? ग्लास। अब जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नापना है, जिसका भी अपवर्तनांक आपको चाहिए, वो वाला लिक्विड यहां ओपनिंग से हम डाल देते हैं इस पे, और वो वाला यहां पर हम इसमें भर देते हैं। आप देखो इस तरह से। बाई चांस अगर हमको ग्लिसरीन का निकालना है, केरोसिन ऑयल का निकालना है, तो ये चीज क्या काहे की बनी हुई है? कांच की। ये भी किसकी है? कांच की। ये भी किस चीज की है? कांच की। लेकिन इसके अंदर में हमने क्या भर दिया? अंदर में हमने भर दिया ऑयल, किसी का भी जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है। ग्लिसरीन का पता लगाना है तो उसको भर दो, केरोसिन ऑयल का पता लगाना है उसको भर दीजिए, जिसका भी रिफ्रैक्टिव। पानी का आपको अपवर्तनांक चाहिए तो ओपनिंग में से पानी भर दो अंदर, कैप लगा दो उसको, ठीक है। और इसके बाद आपने ऑयल भर दिया, ऑयल भरने के बाद कैप लगा दी, कैप लगाने के बाद पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करो। रीडिंग्स कई सारी लो, आई डेल्टा कर्व बनाओ, आई डेल्टा कर्व बनाने के बाद उसमें से डेल्टा एम पता लगाओ, डेल्टा एम पता लगाने के बाद अपवर्तन, इसका जो ये प्रिज्म का एंगल है वो पता लगाओ, यहां वैल्यू लिखो, और जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको अपवर्तनांक मिल जाएगा। आप प्लीज मुझे बताएं ये चीज जो बनी है किस चीज का बना हुआ है?
और अंदर में क्या भरा हुआ है? तो ये प्रिज्म कांच का है कि ऑयल का है? सोच के बताएं कि ये अगल बगल ये क्या लगा हुआ है? ग्लास लगा हुआ है, कांच। अंदर में क्या भरा हुआ है? ऑयल भरा हुआ है। तो ये प्रिज्म जो हमने बनाया है, ये प्रिज्म ग्लास का है कि ऑयल का है? आधे लोग कह रहे हैं कांच का, आधे लोग कह रहे हैं ऑयल का। सही से बताइए किस चीज का प्रिज्म है ये? कांच का? ऑयल का? कैसे ऑयल का, कैसे प्रिज्म है ये? तो अपूर्णांक तो भी आया नहीं। हम तो बस इतना ही पूछ रहे प्रिज्म किस चीज का बना है? कांच का है कि ऑयल का है? ऑयल का, कांच का। चलिए देख लेते हैं, ये बड़ा इजी है। इधर देखो बेटा, प्रिज्म की शेप ऐसी होती है कि नहीं होती? ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रिज्म की क्या बनावट होती है? आपने सोचा नहीं उसको, अदरवाइज आपको तुरंत आ जाता। यहां पर भी क्या लगा है? कांच। ये वाली सरफेस भी कैसी है? और दोनों के बीच में भी क्या भरा हुआ है? कांच। देखो ना, इस प्रिज्म को गौर करो। ये सरफेस किस चीज की बनी है? ग्लास की। ये सरफेस किस चीज की बनी है? और दोनों सरफेस के बीच में पूरा ये भरा क्या है? कांच। अब चेक करो इस पे, ये सरफेस किस चीज की बनी है? कांच की। ये सरफेस भी किस चीज की बनी है? और बीच में भी क्या भरा हुआ है? कांच नहीं भरा है। इसलिए ये प्रिज्म कांच का नहीं है, क्योंकि प्रिज्म ऐसा होता है जिसमें ये भी कांच का बना हो, ये भी कांच का बना हो, उसी पदार्थ का। ये सरफेस भी सेम मटेरियल हो, ये सरफेस भी सेम मटेरियल हो, और दोनों सरफेस के बीच में जो भरा हुआ मटेरियल हो वो भी वही हो। तो अब आप मुझे बताएं, यहां पर ग्लास है कि नहीं? यहां पर ग्लास है, तो क्या बीच में भी ग्लास है? बीच में ग्लास नहीं है, तो ग्लास का प्रिज्म तो नहीं है। तो क्या ऑयल का है? चेक कर लो। यहां पर ये सरफेस किस चीज की बनी? अंदर वाली ऑयल की। ये सरफेस किस चीज की बनी है? ऑयल की। और बीच में भी क्या भरा हुआ है? ऑयल। तो ये प्रिज्म किस चीज का है? ऑयल का। याद रखिए। नहीं समझ में आया? तो ये प्रिज्म ग्लास का नहीं बना है, ये प्रिज्म किस चीज का है? अगर आपने ऑयल भर दिया तो ये प्रिज्म ऑफ ऑयल है, या ऑयल प्रिज्म है। ये मेरी बात कुछ समझ में आई? मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? नहीं समझ में आया? प्रिज्म की पहचान क्या हो सकती है? आप खुद देखिए ना, उसकी इधर वाली सरफेस काहे की बनी होगी? कांच। इधर वाली सरफेस, और अगर इन दोनों पृष्ठों के बीच में ऐसा, और बीच में भी अगर कांच है, तो अब ये प्रिज्म किस चीज का है? कांच का। लेकिन इसमें तो यहां ग्लास था, यहां ग्लास था, पर बीच में तो ग्लास नहीं भरा ना इन जगहों पर, तो फिर ये ग्लास का तो प्रिज्म नहीं है। लेकिन आप थोड़ा गौर करिए, यहां पर क्या भरा हुआ है? ऑयल। ऑयल की सरफेस है। यहां पर अंदर से देखोगे तो क्या है? ऑयल। और बीच में भी क्या भरा हुआ है? ऑयल। तो फिर ये प्रिज्म किस चीज का है? ऑयल का। अगर ये ऑयल का प्रिज्म है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, डेल्टा एम निकालोगे, ए निकालोगे, सॉल्व करोगे और अपवर्तनांक कैलकुलेट करोगे, तो किसका अपवर्तनांक आ जाएगा? ऑयल का अपवर्तनांक आ जाएगा। समझ में आया? अगर आपको ऑयल का नहीं चाहिए, ग्लिसरीन का आप चाहिए, तो आप क्या करोगे बताओ? आप इसका ये कैप खोलिए, ऑयल निकाल दीजिए, उसमें ग्लिसरीन डाल दीजिए, और फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट कर लो। क्या क्या पता लगाइए, डेल्टा एम मालूम कीजिए, ए मालूम कीजिए, यहां लिखो, और क्या आ जाएगा? ग्लिसरीन का अपवर्तनांक आ जाएगा। आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो उसके अंदर से ग्लिसरीन निकालो, पानी भर दो, पानी भर के फिर से एक्सपेरिमेंट करो, डेल्टा एम और ए कैलकुलेट करो, और फिर से कैलकुलेट करके फिर आप म्यू निकाल सकते हो। तो वो म्यू अब किसका आ जाएगा? वो म्यू अब आ जाएगा वाटर का। नहीं समझ में आया आपको? और ये बात समझ में आई, मैं जो बता रहा था कि प्रिज्म ये कांच का नहीं है, ये प्रिज्म अब किसका है? उसकी सिर्फ बाउंड्री ग्लास की बनी हुई है, लेकिन बाउंड्री विचलन नहीं करेगी। बाउंड्री में सिर्फ अपवर्तन होगा, याद करिए, बाउंड्री में सिर्फ अपवर्तन होता था, प्रिज्म क्या करता था? विचलन। तो यहां बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? अपवर्तन।
और प्रिज्म जिस चीज का है विचलन तो वो करेगा। तो यहां पर विचलन कौन करेगा, ग्लास या ऑयल? ऑयल विचलन करेगा। ग्लास सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा, अपवर्तन करेगा, वो डेविएशन नहीं करेगा। ठीक है। इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, आप थोड़ा गौर से देखिए। इसमें एक शर्त लगाना चाहते हैं हम कि यदि कोण ए, प्रिज्म का जो एंगल है, अगर ये बहुत छोटा होगा उस वक्त क्या फॉर्मूला आएगा अपवर्तनांक का? अत्यंत छोटे कोणों के लिए देखिए बेटा, अगर इसके जो प्रिज्म में एंगल बन रहे हैं, ये सारे के सारे एंगल बहुत छोटे छोटे बने, हमने ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये भी बहुत छोटा ले लिया। इतना छोटा, हमने बोला अत्यंत छोटे कोणों के लिए। अत्यंत छोटे कोण यानी कि प्रिज्म का कोण लगभग कितना हो, 5 डिग्री, इतना छोटा। तो प्रिज्म अगर बहुत पतला होगा, इतना पतला कि उसका ये वाला कोण लगभग 5 डिग्री 10 डिग्री के आसपास होगा, तो अत्यंत छोटे कोणों के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखें। जब एंगल्स बहुत छोटे छोटे होंगे तो साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू, हम उस वक्त डेल्टा m प्लस a बाई 2 ही ले सकते हैं इसको, और साइन a बाई 2 को हम क्या ले सकते हैं, a बाई 2। आपको याद नहीं आया, जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा को ठीक क्या ले सकते हैं, थीटा के बराबर ले सकते हैं। एंगल जब बहुत छोटे छोटे होंगे तो उस समय साइन थीटा और थीटा दोनों की वैल्यू लगभग बराबर आ जाती है। जैसे एंगल 0 डिग्री का होता है, तो जब एंगल 0 डिग्री का होता है तो उसकी वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू भी कितनी आती है साइन 0 की वैल्यू भी 0 आती है। इससे एक बात पता चली कि जब कोण बहुत छोटा होगा तो जितना एंगल होगा उतनी ही इसकी वैल्यू भी आ जाती है। तो अगर अत्यंत छोटे कोण बनेंगे प्रिज्म वगैरह पे, तो साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा m प्लस a बाई 2, और साइन a बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाई 2। तब म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, देखो वहां पर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 को पूरा को हटाएंगे और क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन, और इसकी जगह a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर लो, a इधर लेते आओ, तो म्यू a इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a। ठीक है, आप चाहें तो a इधर कर दीजिए, तो म्यू a माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा m, देन डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a। यह भी एक फॉर्मूला आपको मिला है जो कि डेल्टा m म्यू और a को रिलेट करता है। अगर इसमें भी हम डेल्टा m और a की वैल्यू लिख दें तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अपवर्तनांक की वैल्यू इसमें भी मिल जाएगी हमको। अब आप देखो कितना अजीब है, अगर आप डेल्टा m और a की वैल्यू यहां लिखोगे तो भी आपको म्यू मिल जाएगा, अगर आप डेल्टा m और a की वैल्यू यहां लिखोगे तो भी आपको म्यू मिल जाएगा। अब एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल आया, उस न्यूमेरिकल में उन्होंने डेल्टा m की वैल्यू भी बता दी, a की वैल्यू भी बता दी। आपको कौन कौन सी चीजें मालूम हो गई, डेल्टा m भी मालूम हो गया और आपको a भी मालूम हो गया। बताएं इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा के आप म्यू निकालना पसंद करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन दिया, उसमें डेल्टा m की वैल्यू भी उन्होंने दे दी और प्रिज्म कोण a की वैल्यू भी दे दी। आप ये वाला फॉर्मूला म्यू के लिए यूज करना पसंद करेंगे या म्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे, दोनों में से कोई सा भी। ऐसा नहीं है, आप सभी को बहुत लालच लग रहा होगा कि ये वाला लगा लो, ये वाला आप सोच रहे होंगे म्यू की वैल्यू, हाँ तो हम म्यू निकाल लेंगे ना। आपको डेल्टा m दे दिया जाएगा, a दे दिया जाएगा, म्यू निकालना रहेगा।
तो डेल्टा एम और ए देने पर म्यू यहां से भी आ जाएगा, और डेल्टा एम और ए देने से म्यू वहां से भी आ जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, आपको बहुत लालच लगेगा कि ये वाला सूत्र लगा दो जल्दी से। डेल्टा एम भी मिल जाएगा, ए भी दिया हुआ है, तो म्यू बड़ी जल्दी आ जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, और इसमें रखने से साइन वगैरह निकालने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर आपको डेल्टा एम और ए दे देने से तुरंत आपने सूत्र लिखा, म्यू निकाल दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखें। जब ये वाला फॉर्मूला बना है, उसके लिए शर्त क्या लगाई है हमने? ये वाला फॉर्मूला कोई अपने मन से तो नहीं बना ना, उसके लिए हमें एक शर्त लगानी पड़ी कि एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो याद रखें, अगर आपके न्यूमेरिकल में स्पेशली बोला जाता है कि कोण बहुत छोटे हैं, उस समय डेल्टा एम और ए का मान दिए होने पर म्यू का मान इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन अगर वो शर्त नहीं दी जा रही है आपको, और उस वक्त डेल्टा एम और ए की वैल्यू दी गई है, तो आप लालच मत करिए इसको अप्लाई करने का, यही वाला अप्लाई करिए आप। कुछ मेरी बात आपको समझ आ रही है? फिर से बताइए, आपको डेल्टा एम दिया है और ए दिया है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रिज्म पर जो कोण बन रहे हैं बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, आप कौन सा सूत्र लगाओगे? ये वाला। और अगर वो बोल देंगे कि प्रिज्म अत्यंत पतला है या उस पर बनने वाले एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, उस समय डेल्टा एम और ए देंगे, तब म्यू निकालना होगा, तो तब आप इसको लगा सकते हो। तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, ये उसकी कंडीशन में है कि अगर ऐसा होगा तो ये लगा सकते हैं, अदरवाइज आप यही हर बार लगाएंगे। तो ये है प्रिज्म के बारे में कंप्लीट स्टडी, जो कि आपको क्लास 12th में करनी थी। इसके बाद प्रिज्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो रिफ्रैक्शन होगा थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, उनको स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।